हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। पॉलिटिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका यूपीएससी के लिए भी है और बाकी भी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके उसमें भी डिस्कशन चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना कैसे है। इससे पहले हमने डिस्कस किया है पॉलिटिकल जो सिस्टम है भारत का वो कैसा है, और हमने साथ साथ में सिलेबस भी डिस्कस किया था बहुत ही सरल शब्दों में। आज हम समझेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम का जो पूरा दारोमदार है भारत का वो किस तरह से है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, कितने प्रकार की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। हम फीचर्स पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री फीचर्स, ठीक है, पार्लियामेंट के क्या क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस होने वाली हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे पहले डेमोक्रेसी टाइप का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे भारत में है, जहां पर जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में है। यानी कि आप वोटिंग कर सकते हैं और अपना लीडर खुद चूज कर सकते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी, ठीक है। देन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट होती है जहां पर सुप्रीम पावर जो है वो किसी एक पर्सन के हाथ में हो या फिर किसी ग्रुप के हाथ में हो। दैट्स कॉल्ड ऑटोक्रेसी। देन वी हैव ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां जो पावर होती है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होती है, ठीक है। चाहे वो लोग कोई रिच पीपल हो, चाहे बहुत मानी हुई फैमिली है, या फिर कोई मिलिट्री कंट्रोल है। देन आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर रिलीजन के आधार पर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और पूरे भारत का या जो सुप्रीम पावर है वो किसी रिलीजियस संगठन के द्वारा चल रहा हो, तब हम इस गवर्नमेंट को कहते हैं थियोक्रेसी। बट आप जानते हैं हमारे भारत में क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ गए होंगे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी कि जब से भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद से जो हमारे कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा मेंशन किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उसके हिसाब से लोगों में इतनी पावर दी गई, सभी आम जो जन नागरिक हैं, कि वो वोट करके अपना लीडर चुन सकते हैं। दूसरा, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल है। फेडरल पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है कि पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांटी गई है, ताकि इससे दोनों का ही कंट्रोल एक दूसरे पर समझा जा सके। चलिए समझते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि भारत की जो पार्लियामेंट है वहां पर भले ही कोई भी टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, बट वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं जो कि पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। उन्हें जवाब देना पड़ता है। यानी कोई भी ऑफिशियल, कोई भी सीनियर अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल फ्री हो। हर एक पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। फ्यूजन ऑफ पावर्स है, यानी लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव जो ब्रांचेस हैं उनमें आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से पावर्स जो हैं वो किसी एक स्थान पे एकत्रित नहीं होकर सभी जगह सेग्रीगेट की गई, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल भी किया जा सके और उन्हें कंट्रोल करने के लिए पावर भी किया जा सके। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है पार्लियामेंट के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व है, ठीक है। देन बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारे पार्लियामेंट के दो इंपॉर्टेंट हाउस हैं, एक जो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा जो कि हर 5 साल के बाद पार्टी चेंज होने के बाद फिर से पुनर्गठित होती है, बट राज्यसभा की बात की जाए तो ये परमानेंट हाउस है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है की फीचर्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम। नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो भारत का जो प्रेसिडेंट है उन्हें नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कहा गया है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इन दोनों बातों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है मेजॉरिटी पार्टी रूल।
जिसकी भी जो लोकसभा है, जब वहां पर वोटिंग हो जाती है, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वही सरकार बना सकते हैं। अब ये मेजोरिटी क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, क्लास को फॉलो जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आवर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा संजीदा टॉपिक है। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर समय जब पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स के साथ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में जो सरकार बनाते हैं उनके सामने अपोजिशन लीडर्स भी होते हैं और मल्टीपल अदर लीडर्स भी होते हैं। कहीं पर जो सरकार है वो पूरी तरह से अथॉरिटेटिव ना हो जाए, इसीलिए उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्वेश्चन आवर्स भी बनाया गया है कि उन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये डिक्लेयर किया है कि एक तो सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे पार्लियामेंट की ये बहुत बड़ी खासियत है कि एग्जीक्यूटिव जो ऑफिशियल्स है, लेजिस्लेटिव जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, और जुडिशियल ब्रांचेस जो कि इस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, लोगों तक क्लियर करके पहुंचाते हैं, उनमें पावर्स को सेपरेट करना और प्रॉपर वे में काम करना। देन फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव भी किए गए हैं, यानी भारत के किसी भी सरकार के कोई भी मेंबर, कोई भी मिनिस्टर, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे कोई भी टॉप अथॉरिटी है, सभी के टर्म को फिक्स कर दिया गया है। वो एक निश्चित समय के लिए ही कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वहां पर ऑफिशियल रह सकते हैं। उसके बाद उनको रिमूव किया जा सकता, मतलब उनके पास रिजाइन हो जाएगा या फिर वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर रिमूव करना हो, यानी उन्हें उनके पद से हटाना हो, तो उसके लिए भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि आपका जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, यानी जो प्रेसिडेंट है, क्या उनमें कोई कमी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो उनके लिए भी प्रावधान है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, बट वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा प्रोसीजर है जिसे समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिटरी एग्जीक्यूटिव। यूनिटरी एग्जीक्यूटिव जहां पर जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी कहलाएंगे और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहलाएंगे, बट सेम हम प्रधानमंत्री के साथ नहीं कर सकते। जो आपके प्रधानमंत्री है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेक एंड बैलेंस। हर एक ब्रांच पार्लियामेंट की इस तरह से गठित की गई है कि सभी की जो पावर्स हैं वो लिमिट में रहे और एक दूसरे को चेक भी करते रहे। इससे क्या होगा? इससे म्यूचुअल ओवरसाइट का एक प्रॉपर वे में बना रहेगा। अब समझते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, जहां पर डुअल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? हम देखते हैं कि एक है प्रेसिडेंट और दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डुअल एग्जीक्यूटिव जैसे मान लीजिए हर एक पोस्ट को आप देखिए, स्पीकर है तो वाइस स्पीकर है, चांसलर है तो वाइस चांसलर है, प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी डुअल एग्जीक्यूटिव मैथड। शेयर्ड पावर, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कि पावर्स को इस तरह से बनाया गया ताकि उनके ऊपर कंट्रोल भी किया जा सके और क्रॉस चेक भी। देन प्रेसिडेंशियल प्राइमेसी इन फॉरेन अफेयर्स। जो फॉरेन अफेयर्स का मतलब है, अब विदेश देश जितने भी मैटर सॉल्व किए जाते हैं, डिस्कशन चलता है, तो उसमें प्रेसिडेंशियल की प्राइमेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के हाथ में ही रहती है। प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी को। अभी हाल में ही देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे देशों में अपने लीड करते हुए देश को, इंडिया को लीड करते हुए बहुत सारे समझौते किए जो देश की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। देन फ्लेक्सिबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्लेक्सिबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन से जो पार्लियामेंट है वो कहीं पर भी कट्टर नहीं हो पाएगी। ठीक है, कहीं पर भी ओवर स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिसमें सेंटर का मतलब जिम्मेदारी है कि सेंटर को डिसीजन लेना है, बट कहीं ना कहीं वो किसी स्टेट से आकर कनेक्ट हो गया है, वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया स्टेट के लिए भी, तो वहां पर पावर को थोड़ा फ्लेक्सिबल करके दोनों ही मिलकर समझौता कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उस क्षेत्र में भी फ्लेक्सिबिलिटी को किया गया है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो एग्जाम्पलीफाई है, जैसे फ्रांस में ये वाला मेथड चल रहा है। ठीक है, कंबाइन एलिमेंट है जहां प्रेसिडेंशियल भी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, यानी दोनों मिलकर देश को चला रहे हैं, जहां पे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों को ही सुप्रीम पावर मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है की डेट्स इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री।
अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली डेट, हमें आजादी कब मिली है। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वो इफेक्टिव कब से हुआ। इससे ठीक पहले की क्लास में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। कितने मेंबर्स हैं, कमेटी कौन थी, प्रेसिडेंट क्या था, प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ये सारी चीजें डिस्कस मैंने इससे प्रीवियस क्लास में किया है। देन 1952 जब इंडिया में पहली बार एक जनरल इलेक्शन हुए एज अ रिपब्लिक, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट आती है जून 25 1975 जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। जिस समय ये टेस्ट किया गया कि इंडिया के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली में ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था उसके हिसाब से काम कर पाए कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो आपके पार्लियामेंट सिस्टम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेजॉरिटी के बारे में कि मेजॉरिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो क्लास में बने रहिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं।